Good morning, students. We are continuing chapter 5, sensory, attentional and perceptual processes, in which we had completed the sensory part and the attention part, and we are continuing the perception part. In perception part, we had studied about the concept of perception, the Gestalt psychologist, and in which the form perception, the figure and ground perception, the characteristic of figure and the background. After that, the distance perception, distance, depth and space perception, in which the binocular cue and the monocular cues. So we had completed the monocular cues, and today we are discussing about the binocular cues. Okay? So today's topic is binocular cues. So as you know, जब हम स्पेस, डेप्थ और डिस्टेंस का परसेप्शन करते हैं तो इसमें हमारी जो आईज है ये बहुत हेल्प करती है. ठीक है, इसका जो मोशन होता है, ये जो रोटेट होती है, आईज हमारी हर एंगल से रोटेट हो सकती है, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है, स्पेशली इन बाइनोक्यूलर क्यूज. बाइनोक्यूलर क्यूज दैट्स मीन वो क्लू जिसमें हमारी बोथ आई रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, बोथ आई के बेसिस पे इस टाइप का अजम्पशन करते हैं, इस टाइप का परसेप्शन हम करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्लू हैं जो बाइनोक्यूलर क्यूज में आ जाएंगे, जहाँ पे बोथ आईज इंपॉर्टेंट है. जैसे कि फर्स्ट क्यू है हमारा रेटिनल और बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी. रेटिनल और बाइनोक्यूलर disparity. Second है convergence. And the last one is the accommodation. So binocular cues में ये तीन क्लू हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें बताते हैं कि हाउ वी परसीव द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंड द नियरर ऑब्जेक्ट. सो some important cues to depth perception in three-dimensional space are provided by both the eyes, and three of them have particularly been found to be interesting. ठीक है, ये जो तीन cues हैं ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डेप्थ परसेप्शन के लिए, डिस्टेंस परसेप्शन के लिए. सो फर्स्ट इज रेटिनल और बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी. रेटिनल डिस्पैरिटी क्या होती है? बेसिकली हमारी जो आईज होती है, इसमें बोथ आई हमारे हेड में डिफरेंट रीजन्स में सिचुएटेड है. इन दोनों के बीच का कुछ गैप है. दोनों आई के रेटिना में जो इमेज बनती है वो स्लाइटली डिफरेंट होती है. क्यों डिफरेंट है? क्योंकि दोनों का एंगल डिफरेंट है. दोनों आईज हमारी डिफरेंट प्लेस पे है हमारे हेड के. ठीक है, और इसमें अबाउट 6.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है. मतलब ये जो डिफरेंस है बोथ आई के बीच में, ये 6.5 सेंटीमीटर का है. सो अगर हम सपोज करें कि ये ऑब्जेक्ट है और इसे हम परसीव कर रहे हैं, तो इसकी जो रेटिना में इमेज बन रही है वो हमारी लेफ्ट आई में जो बन रही है और राइट आई में जो बन रही है, उस रेटिनल इमेज में स्लाइटली कुछ डिफरेंस आएगा. क्यों आएगा? बिकॉज हमारी आईज डिफरेंट प्लेस पे सिचुएटेड है, डिफरेंट एंगल से वो मूव करके इमेज ले रही है रेटिना पे. सो इसी जो कि डिफरेंस को हम रेटिनल डिस्पैरिटी कहते हैं. ठीक है, दिस इज नोन एज द रेटिनल डिस्पैरिटी, एंड ड्यू टू दिस रेटिनल डिस्पैरिटी भी हमें ऑब्जेक्ट्स को परसीव करने में हमें डेप्थ और डिस्टेंस परसेप्शन का आइडिया लगता है. सी, so the retinal disparities occur because the two eyes have different location in our head, and they are separated from each other horizontally by a distance of about 6.5 centimeter. Because of this distance, the image formed on the retina of each eye of the same object is slightly different, and this difference between the two image is called retinal disparity. मतलब ये जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है ड्यू टू रेटिनल इमेज जो हमारी डिफरेंट आई में बन रही है, ईच आई में बन रही है, दिस डिफरेंस इज बेसिकली नोन एज retinal disparity, or you can say the retinal difference.
So the brain interprets a large retinal disparity to mean a close object and a small retinal disparity to means a distance object, as the disparity is less for distance object and more for the nearer objects. That's mean जब हम nearer object को perceive करते हैं तो हमारी जो disparity है, जो डिफरेंस है दोनों आईज में इमेज, रेटिनल इमेज का, वो ज्यादा है, मैक्सिमम है, ठीक है, जैसे ही ऑब्जेक्ट हमारे नियरर है, ठीक है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट फरर है, हमसे दूर है, वहां पे हमारा जो रेटिनल डिस्पैरिटी है वो लेस है. सो दिस क्यू ऑल्सो शो अस कि हाउ वी परसीव द डेप्थ परसेप्शन. ठीक है, दैट मीन हम इससे अज्यूम कर लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट हमसे दूर है, अगर रेटिनल डिस्पैरिटी लेस है, दैट्स मीन ऑब्जेक्ट हमसे दूर है. अगर रेटिनल डिस्पैरिटी मैक्सिमम है, ज्यादा है, मोर है, सो डेफिनेटली जो ऑब्जेक्ट है वो हमसे नियरर है. ठीक है, सो दिस क्लू सजेस्ट अस कि कितना डिस्पैरिटी है और इसके बेसिस पे हमारा परसेप्शन इन्फ्लुएंस होता है. नाउ द सेकेंड वन इज कन्वर्जेंस. कन्वर्जेंस दैट मीन when we see a nearby object, our eyes converge inward in order to bring the image on the fovea of each eye. A group of muscles send message to the brain regarding the degree to which eyes are turning inward, and these messages are interpreted as cue to the perception of depth. The degree of convergence decrease as the object move further away from the observer, and you can experience convergence by holding a finger in front of your nose and slowly bringing it closer. So the more your eyes turn inverted or convergent, the nearer the objects appear in space. ठीक है, सी अगर आप ऑब्जेक्ट को ऐसे देख रहे हो तो आपकी आई इन्वर्टेड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. ठीक है, और अगर आप फर ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो आपकी आईज की जो मतलब जो आप कॉर्निया की बात कर रहे हो, तो कॉर्निया आपकी स्लाइटली कन्वर्जेंट हो रही है. ठीक है, तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में और कन्वर्ज और डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है, ये एंगल शेप करती है हमारी कॉर्निया विद द हेल्प ऑफ मसल्स. ठीक है, हमारी जो मसल्स होती है इसके बेसिस पे हमारी आई हर एंगल में मूव करती है. सो इसी मूविंग के बेसिस पे अपने एंगल को सेट करती है रेटिना में फोबिया के नियरेस्ट इमेज बनाने के लिए. ठीक है, यू नो द फोबिया इज द पॉइंट जहां पे सबसे ज्यादा फोटो रिसेप्टर्स होते हैं. तो आईज अपना लोकेशन चेंज करती है, अपने आप को सेट करती है टुवर्ड्स दी ऑब्जेक्ट, जिससे कि जो इमेज बने वो बिल्कुल फोबिया के नियरेस्ट बने, जिससे कि इमेज क्लियर हो. ठीक है, तो इसके डायरेक्शन में आईज जो है वो इन्वर्टेड और कन्वर्जेंट डायरेक्शन में आईज मूव ऑन करती है. तो इस मूवमेंट को हम कह सकते हैं कि इसके बेसिस पे भी हमें आइडिया लगता है. अगर ऑब्जेक्ट नियरर है तो हमारी आई मोर इन्वर्टेड होगी, और अगर ऑब्जेक्ट हमसे दूर है, फर अवे है, तो हमारी आई जो है वो कन्वर्जेंट होगी. ठीक है, सो व्हेन वी सी अ नियरबाय ऑब्जेक्ट, our eye converge inward in order to bring the image of the fovea of each eye. A group of muscles send message to the brain regarding the degree to which eyes are turning inward, and these messages are interpreted as cue to the perception of depth. ठीक है, मतलब जब हमारी आई जिस एंगल में घूमती है वो हमारी आई एट द सेम टाइम हमारे ब्रेन को ये भी मैसेज करती है कि किस एंगल में ये इमेज बनी है. तो इस एंगल का जब इंटरप्रिटेशन होता है ऑन दी हेड रीजन, हमारे हेड में जब ये इंटरप्रिटेशन हो रहा होता है, तो उस टाइम में वहां पे हमारा डेप्थ परसेप्शन भी डिसाइड होता है कि आई किस डायरेक्शन में थी, किस डायरेक्शन से इमेज उसने लिया. इसके बेसिस पे हम अज्यूम करते हैं कि हमारा डेप्थ परसेप्शन, वो ऑब्जेक्ट क्या है, कितने डेप्थ पर है, उसका डेप्थ क्या है. ठीक है, ये हम अज्यूम कर पाते हैं. सो द डिग्री ऑफ convergence decrease as the object move further away from the observer. So you can experience convergence by holding a finger in front of your nose and slowly bringing it closer. The move your eyes turn inward or converge the nearer the object appear in space. ठीक है, आप ये एक एक्टिविटी कर सकते हो. आप ऐसे पेन या मार्कर कुछ भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके अपने नोज से क्लोजर लेके और जैसे जैसे आप उसे फर अवे लाओगे आपकी आई का शेप चेंज होगा. एक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, बाद में उस वीडियो को देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि ब्रेन आई का मूवमेंट कैसा हो रहा है. ठीक है, जब आपने यहाँ रखा है तो वो कैसा दिख रहा है, उसके बाद आप जैसे जैसे मूव ऑन कर रहे हो वो कैसा दिख रहा है. 1 मिनट का वीडियो बना के उसको आप देख सकते हो कि किस तरह से हमारी आई में मूवमेंट हो रहा है. सो दिस इज द
सेकेंड क्यू विच प्रोवाइड द डेप्थ परसेप्शन, ठीक है, डेप्थ परसेप्शन के लिए हमें आइडिया प्रोवाइड करता है। द लास्ट वन इज द अकोमोडेशन, ठीक है, हमने आई के सेक्शन में भी डार्क एडेप्टेशन और लाइट एडेप्टेशन पढ़ा था, तो इसी तरह यहाँ पे भी अकोमोडेशन है। अकोमोडेशन दैट्स मीन एक सेटलमेंट, आई का एक सेटलमेंट होता है। बेसिकली हमारी आई में एक स्ट्रक्चर होता है सेरेब्रली मसल्स, तो ये जो सेरेब्रली मसल्स होती है ये हमारे जो लेंस होता है, लेंस की थिकनेस को डिसाइड करती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नियरर आता है, लेंस जो है हमारी वो थिक होती जाती है ताकि वो उसकी इमेज को एप्रोप्रिएटली कैप्चर कर पाए, और जैसे ही ऑब्जेक्ट फर अवे होता है तो वो सेरेब्रली मसल्स जो होती है वो रिलैक्सेशन के पोजीशन में आ जाती है, रिलैक्स हो जाती है और लेंस हमारा थिन हो जाता है, ठीक है। सो जैसे जैसे उसकी थिकनेस बढ़ेगी, मतलब ऑब्जेक्ट अगर नियरर है तो लेंस की थिकनेस इंक्रीज होगी, अगर ऑब्जेक्ट फर अवे है तो लेंस की थिकनेस जो है वो डिक्रीज होगी, मतलब वो थिन हो जाएगा, ठीक है। So accommodation, that means accommodation refers to a process by which we focus the image on the retina with the help of ciliary muscles, and these muscles change the thickness of the lens of the eyes, and if the object gets away more than 2 meters, the muscles is relaxed. As the objects move nearer, the muscles contracts and the thickness of the lens increase. So the signal about the degree of contraction of the muscles is sent to the brain, which provide the cue for distance, ठीक है, मतलब कितना ज्यादा लेंस का थिकनेस है, ये भी मैसेज हमारे ब्रेन को जाता है। वहां पे जब इंटरप्रिटेशन होता है तो हम डिसाइड करते हैं कि कितना ज्यादा डिस्टेंस, कितना ज्यादा डेप्थ है, ठीक है। इस कंट्रैक्शन के डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन के बेसिस पे मसल्स कितना ज्यादा कंट्रैक्ट कर रही है उसके बेसिस पे ये हम डिसाइड करते हैं। सो दिस इज द बाइनोक्यूलर क्यूज जो हमारे दोनों आईज के बेसिस पे बताते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द space depth and distance perception. Now move to a new concept which is the perceptual consistency, ठीक है। ये आपका ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है क्यूज का, दैट मीन द डिस्टेंस, डेप्थ एंड द स्पेस परसेप्शन, जो हमारा एक टॉपिक था जिसमें हमने मोनोक्यूलर क्यूज और बाइनोक्यूलर क्यूज पढ़े। Now move to the next topic which is perceptual consistency. This is the last topic of perception. After that, the small topic is basically related to the perception, illusion, ठीक है। illusion perception के अंडर नहीं आता, perception का टॉपिक नहीं है, बट डेफिनेटली ये perception से रिलेटेड है, दैट्स वाई यहाँ पे एक स्मॉल सेक्शन में इंट्रोड्यूस किया गया है। सो perceptual consistency, perceptual consistency, that means consistency means एक स्टेबल थिंग, ठीक है। जो चीजें मूविंग है, कुछ चीजें मूविंग होती हैं, उसे भी हम एक स्टेबल वे में परसीव करते हैं, ठीक है। मतलब जो चीजें हैं वो स्टेबल रहें, चेंज ना हो। सो दिस इज नोन एज कंसिस्टेंसी। सो परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी दैट मीन जब हम किसी चीज को देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, हमने अभी जस्ट पढ़ा कि बाइनोक्यूलर क्यूज और मोनोक्यूलर क्यूज के बेसिस पे हम डेप्थ और डिस्टेंस परसीव करते हैं। दैट मीन जो ये जो प्रोसेसेस हैं, अकोमोडेशन का प्रोसेस हो या फिर हमारा बाइनोक्यूलर क्यूज का और जो भी सेक्शन है उसके प्रोसेस हो, तो वहां पे ऑब्जेक्ट जो है उसका साइज और शेप जो हमारे रेटिना पे बन रहा है वो डिफरेंट एंगल से डिफरेंट टाइप का बनता है। नियरर ऑब्जेक्ट है तो शेप छोटा है, बड़ा है, और अगर फर अवे चला गया वो तो शेप उसका छोटा हो जाएगा, साइज उसकी छोटी हो जाएगी, ठीक है। बट स्टिल इसके बावजूद, इतने सारे क्यूज होने के बावजूद, डिस्टेंस और डेप्थ का परसेप्शन होने के बावजूद, स्टिल हमारा जो परसेप्शन होता है उसमें कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है, ठीक है। हमने अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को देखा, सपोज हमने मार्कर की अगर हम बात करें, ठीक है, मेरे पास यही है तो मैं इसी का एग्जाम्पल दूंगी। तो डेफिनेटली अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका एक शेप है, एक अज्यूम हमने हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू में पता है कि हाँ मार्केट ऑलमोस्ट इस साइज का होगा, ठीक है। हमने पहले से अज्यूम कर रखा है, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस इसमें जो कि हेल्प करता है। तो डेफिनेटली ये हमारी परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी, हम उसे यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से देखें या कहीं से भी देखें, ठीक है, तो हम उसका शेप जो है, उसका साइज जो है, उसका एक एग्जैक्ट एप्रोप्रिएट हम जो कि अजम्पशन कर पाते हैं, अज्यूम कर पाते हैं कि वो उसी शेप का है। एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि जो शेप बन रहा है हमारे रेटिना पे वो डिफरेंट बन रहा है, डिफरेंट एंगल से, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी, ठीक है। हमारे साइज, शेप और जो कि बाकी चीजों में भी ये कंसिस्टेंसी पाई जाती है।
दैट्स मीन हम जो भी ऑब्जेक्ट को परसीव करते हैं वो एक कंसिस्टेंट साइज का होता है। हम जबकि हमारी जो स्टिमुलस की क्वालिटी है, हमने बताया कि अटेंशन और स्टिमुलेशन और अटेंशन का जो दोनों प्रोसेस पढ़ाया मैंने, उसमें क्लियरली ये है कि दोनों फ्लक्चुएटेड नेचर के हैं। कभी भी हम एक ऑब्जेक्ट पे बहुत कंटिन्यूस बहुत टाइम तक जो है कि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और हमारी सेंसेशन जो है वो हर सेकेंड हम कितने सारे मतलब मिलियंस ऑफ सेंसेशंस विद इन अ सेकेंड हम रिसीव कर लेते हैं। सो डेफिनेटली ये बहुत जल्दी चेंज होता है, बहुत जल्दी मूव ऑन होता है। स्टिल हमारा जो परसेप्शन होता है वो कंसिस्टेंट वे में होता है। हम एक ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट परसेप्शन करते हैं, ये एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि सेंसेशन भी चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, अटेंशन भी फ्लक्चुएट हो रहा है, स्टिल हमारा परसेप्शन जो है वो स्टेबल है, कंसिस्टेंट है। तो हाउ इट इज पॉसिबल, होता क्या है ये? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी? So the sensory information that we receive from our environment consistently changes as we move around. So yet we form a stable perception of an object seen from any position and in any intensity of light. So perception of the object as relatively stable in spite of changes in the stimulation of sensory receptors is called perceptual consistency. मतलब रिसेप्टर्स की फ्लक्चुएटेड और फ्लक्चुएटली चेंज होने के बावजूद हमारा जो परसेप्शन है वो रिलेटिवली स्टेबल होता है, कंसिस्टेंसी होती है। दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिकली नोन एज परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी। एंड हियर वी विल एग्जामिन 3 टाइप ऑफ परसेप्चुअल कंसिस्टेंसीज दैट वी commonly experience in our visual domains. ठीक है, so 3 type of perceptual consistencies are here. First one is size consistency. Size consistency, then shape consistency, and the last one is brightness consistency. ठीक है, so ये 3 टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी जो अभी हम इस सेक्शन में कंप्लीट करेंगे। So first of all, size consistency. The size of an image on our retina changes with the changes in the distance of the object from the eye. ठीक है, जो साइज है वो जैसे ही ऑब्जेक्ट हमसे डिस्टेंस पे होगा वो उसकी साइज डिक्रीज हो जाएगी। अगर हमसे वो हमारे नियर होगा तो उसकी साइज चेंज हो जाएगी। सो डेफिनेटली उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो डिसाइड करती है कि हमारे रेटिना पे उसका साइज क्या बनेगा। ठीक है, so the further away it is, the smaller in the image. On the other hand, our experience show that within limited limits the objects appear to be about the same size in respective of its distance. ठीक है, इसके बावजूद हम जो एक ऑब्जेक्ट का साइज अज्यूम करते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होता है एक्सेप्ट द डिस्टेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके बुक में भी एग्जाम्पल मेंशन है, अगर आप अपनी फ्रेंड से मिलते हो तो आप अगर आपको दूर से आपका फ्रेंड आता हुआ दिख रहा है कि वो आपकी तरफ आ रहा है, सो डेफिनेटली आप जब उसे परसीव करोगे तो आपको उसका साइज, दैट्स मीन उसकी हाइट जो आपको दिख रही है, उसका जो बॉडी फिगर दिख रहा है, उसका फेस जो दिख रहा है वो आपको उसी तरह से दिखेगा जैसा कि वो नियरेस्ट आपके पास आ जाएगा तो भी आपको लगेगा। ठीक है, तो ये एक साइज उसका सेम दिखता है, जबकि ये फैक्ट है कि हमारा जो साइज बन रहा है रेटिना पे वो चेंज बन रहा है ड्यू टू डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, when you approach your friend from a distance, your perception of the friend's size does not change, and much despite the fact that the retinal image or the image of retina become larger. So this tendency for the perceived size of object to remain relatively unchanged with changes in their distance from the observer and the size of the retinal image is called size consistency. ठीक है, दैट्स मीन डिस्टेंस के साथ में जो साइज चेंज हो रहा है और आप जो परसेप्शन कर रहे हो उसमें जो साइज चेंज हो रहा है, इसमें एक कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। ठीक है, दिस कंसिस्टेंसी इज बेसिकली नोन एज साइज कंसिस्टेंसी। मूव टू नेक्स्ट, विच इज शेप कंसिस्टेंसी। So in our perception, the shapes of familiar objects remain unchanged despite changes in the pattern of retinal image resulting from
differences in their orientation. ठीक है, मतलब जो शेप हम परसीव करते हैं उसमें भी चेंजेस होते हैं ड्यू टू इमेज. ठीक है, हमारा जो रेटिना पे इमेज बनता है उसमें किस एंगल से हम उस ऑब्जेक्ट को परसीव कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो डिसाइड करता है कि किस तरह का इमेज बनेगा. सो डेफिनेटली उसके बावजूद हमारा जो शेप होता है, शेप में कंसिस्टेंसी पाई जाती है, हम एग्जैक्ट शेप को परसीव करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ डिनर प्लेट looks the same shape whether the image that is cased on the retina is a circle or an ellipse or roughly a short line if the plate is viewed from the edge. So it is also called form consistency. ठीक है, सो यहाँ पे शेप जो है, जो सर्कल शेप है प्लेट का, वो अगर हम ऐसे देखें मतलब किसी भी एंगल से अगर हम देखेंगे तो वो हमें सर्कल ही दिखेगा. वहां पे जो हमको शेप दिख रहा है वो सेम दिख रहा है एक्सेप्ट दी एंगल. ठीक है, एंगल वो इसका डिफरेंट हो सकता है. हम या तो एज को देख रहे हैं उसके, या हम उसको डिफरेंट टाइप से देख रहे हैं, उसमें डिफरेंट कलर्स और पिक्चर्स होंगे, तब भी वो हमको शेप सेम दिखेगा. दिस इज नोन एज द शेप कंसिस्टेंसी विच इज ऑल्सो नोन एज फॉर्म कंसिस्टेंसी. Now the last one is the brightness consistency. So visual objects not only appear constant in their shape and size, they also appear constant in their degree of whiteness, grayness or blackness. So even though the amount of physical energy reflects from them changes considerably, and in other words, our experience of brightness does not change in spite of the changes in the amount of reflected light reaching our eyes. So the tendency to maintain apparent brightness constant under different amount of illumination is called brightness consistency. That means हमारे जो environment में light presented है वो change हो रही है, consistently उसमें changes हो रहे हैं. At the same time हमारी eyes जिस light को absorb कर रही है, जिस लाइट के बेसिस पे वो कलर्स को परसीव कर रही है, ब्राइटनेस और डार्कनेस को परसीव कर रही है, वो भी कंसिस्टेंटली चेंज हो रहा है. बट स्टिल हम किसी ऑब्जेक्ट को एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ लाइट में ही परसीव कर रहे हैं. सो दिस इज नोन एज ब्राइटनेस कंसिस्टेंसी, जहाँ पे ब्राइटनेस जो है हमारी वो एक फिक्स्ड अमाउंट की है, उसमें कंसिस्टेंसी है. सो द टेंडेंसी टू मेंटेन apparent brightness constant under different amount of illumination is called brightness consistency. For example, surface of a paper which appear white in the sunlight is still perceived as white in the room light, and similarly coal that look black in the sun also look black in room light. ठीक है, सो डेफिनेटली सनलाइट और रूम लाइट डिफरेंट है, डिफरेंट इल्यूमिनेशंस है, बट स्टिल जो हमें कलर परसीव हो रहा है वो एग्जैक्टली सेम परसीव हो रहा है. ठीक है, हालांकि लाइट्स में भी बहुत सारे, अगर हम रूम लाइट की बात करें तो देयर आर आल्सो शेड्स. येलो शेड की लाइट होती है, व्हाइट शेड की लाइट होती है, इवन आजकल जो एलईडीज आ रही है उसमें ब्लू शेड भी आ रहा है. ठीक है, तो डिफरेंट कलर्स के बेसिस पे भी अगर हम लाइट की बात करें तो भी स्टिल वहां पे हम जो ऑब्जेक्ट परसीव करते हैं उसकी ब्राइटनेस, उसकी कलर्स एज इट इज हमें परसीव होता है, एक सिमिलर कंसिस्टेंस वे में परसीव होता है. सो दिस इज नोन एज द ब्राइटनेस कंसिस्टेंसी. सो दिस इज ऑल अबाउट योर perception part. Your perception part is almost completed. That means the chapter 5 is almost completed. The perception में हमने जो भी topics थे almost सारे complete कर दिए. ये last topic था हमारा perceptual consistency. That means the size consistency, shape consistency and brightness consistency. The last small topic is the illusion and socio-cultural influences on perception. ठीक है, perception में किस तरह से socio-cultural फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस होता है, ये भी एक स्मॉल टॉपिक है, ये परसेप्शन से रिलेटेड टॉपिक है. ठीक है, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इल्यूजन. दैट्स नॉट मीन कि हमारे इतने सारे हमारे पास क्लूज हैं, वी
परसीव एग्जैक्ट सेम मैनर में जैसे कि फिजिकल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है, फिजिकल ऑब्जेक्ट जैसे प्रेजेंट है वैसे ही हम उसका एज इट इज सेम इमेज फॉर्म करते हैं, परसेप्शन करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स इसमें रोल प्ले करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोक्यूलर क्यूज, बाइनोक्यूलर क्यूज, डिफरेंट टाइप ऑफ परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी, द रेटिनल इमेज, ठीक है, बहुत सारी चीजें हेल्प करती हैं. बट स्टिल सम टाइम ऐसा होता है कि हमारा जो परसेप्शन होता है वो फॉल्टी हो जाता है, हम मिस परसेप्शन करते हैं, ठीक है. इन्वायरमेंट में जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, हम उसे सेम परसीव ना करके बल्कि हम उसका रॉन्ग परसेप्शन कर देते हैं, ठीक है. सो परसेप्शन में ये जो मिस्टेक होती है हमसे, दिस इज नोन एज इल्यूजन. इल्यूजन दैट मीन सिंपली यू कैन से द रॉन्ग परसेप्शन. देखिए एग्जैक्ट है क्या वो ऑब्जेक्ट और हमने परसीव क्या किया, इन दोनों चीजों में एक तरह का कंसिस्टेंसी नहीं होता, और जो एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट होता है और हम जो परसीव करते हैं इसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं. दिस इज नोन एज इल्यूजन, ठीक है. इल्यूजन दैट मीन सिंपली रॉन्ग परसेप्शन, ठीक है. सो आवर परसेप्शंस आर not always vertical. Sometimes we fail to interpret the sensory information correctly. So this result in a mismatch between the physical stimuli and its perception. So these misperceptions resulting from misinterpretation of information received by our sensory organs are generally known as illusion. These are experienced more or less by all of us. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कोई एबनॉर्मल फिनोमिना है. दिस इज अ वेरी नॉर्मल फिनोमिना एंड एवरी इंडिविजुअल सम टाइम ये चीजें फेस करता है, ये चीजें एक्सपीरियंस करता है. सो दीज आर एक्सपीरियंस मोर और लेस बाय ऑल ऑफ अस एंड दे रिजल्ट फ्रॉम एन एक्सटर्नल स्टिमुलस सिचुएशन एंड generate the same kind of experience in each individual. So that is why illusion are also called permittive organization. ठीक, although illusion can be experienced by the stimulation of any of our senses, physiologists or psychologists have studied them more commonly in the visual than in other sense modality. तो दैट्स मीन ये जो हम इल्यूजन की बात कर रहे हैं ये ऑल दी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हो सकता है, बट बेसिकली जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इंटरेस्टेड विजुअल सेंसेशन के फॉर्म में है. मतलब हमारा रॉन्ग परसेप्शन इन दी हमारी जो विजुअल मोडालिटी है उससे रिलेटेड, मतलब हम इमेज को अगर रॉन्ग परसीव कर रहे हैं तो उसकी हम बात कर रहे हैं. समटाइम हमारा ऑडिटरी इल्यूजन भी हो सकता है, ऑल्फैक्टरी इल्यूजन भी हो सकता है. दैट मीन ऑल द सेंस मोडालिटी से रिलेटेड इल्यूजन हमें हो सकता है, बट मोस्टली साइकोलॉजिस्ट जिसमें इंटरेस्टेड है वो हमारा विजुअल मोडालिटी से रिलेटेड विजुअल इल्यूजन्स हैं. So some perceptual illusions are universal and found in all individuals. ठीक है, कुछ ऐसे illusions हैं जो universal हैं, सभी individuals को में found होते हैं. And for example, the rail tracks appear to be converging to all of us. ठीक है, जैसे कि रेलवे ट्रैक की हमने बात की थी अभी प्रीवियस मोनोक्यूलर क्यूज में, तो वो कन्वर्जेंट दिखते हैं सभी को. दिस इज द यूनिवर्सल इल्यूजन, सभी को ऐसा परसीव होता है. And these illusions are called universal illusion or permanent illusions, as they do not change with experience or practice. So some other illusions seems to be vary from individual to individual. These are called personal illusions. And in this section we will describe some important visual illusions. ठीक है, so definitely illusions जो है वो दो का टाइप का हो सकता है. ये generalized universal illusion भी हो सकता है, या ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकता है, मतलब इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जा सकते हैं. स्पेसिफिक इल्यूजन्स भी हो सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इल्यूजन क्या है? समटाइम we fail to interpret sensory information
correctly. This result in a mismatch between the physical stimuli and its perception. So these misinterpretation, or you can say misperception, is known as illusion. Okay? So sometimes we fail to interpret the sensory information correctly. This results in a mismatch between the physical stimuli and its perception, and these misperception is known as illusion. There are two types of illusions. यूनिवर्सल, जो कि सभी इंडिविजुअल में कॉमन होगा, सेम एक्सटेंट का होगा. देन सेकेंड इज द स्पेसिफिक और पर्सनल. पर्सनल इल्यूजन. ठीक है. सो ये टू टाइप के इल्यूजन हो सकते हैं. फर्स्ट इज यूनिवर्सल, सेकेंड इज पर्सनल. एंड आपके बुक में जो है वो बेसिकली कुछ स्पेसिफिक इल्यूजन्स ही हैं, बेसिकली जो विजुअल इल्यूजन्स हैं रिलेटेड टू विजुअल मोडालिटी. फॉर एग्जांपल जियोमेट्रिक इल्यूजन एंड एपरेंट मूवमेंट इल्यूजन. ठीक है, ये दो इल्यूजन आपके सिलेबस में है, म्यूलर-लायल इल्यूजन और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इल्यूजन, which we will discuss in a next video. Thank you so much, class. So today we study about the concept of perceptual consistency, the binocular cues, and the concept of illusion. And in next video we will discuss about the types of illusion. Thank you so much, class.